भाई हेलो एवरीवन, भाई स्वागत है आप सभी का। आई होप आपने इसका पार्ट वन देखा होगा और आपको पार्ट वन की सारी बातें समझ में आई होगी, जहां पर मैंने आपको संविधान के बारे में उसका पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझाया था और मैंने समझाया था आपको कैसे संविधान सभा को बनाया गया था, कैसे ब्रिटेन में इलेक्शन होते हैं 1945 में और उसके बाद भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा जाता है और 1946 में जो कैबिनेट मिशन है वो भारत में संविधान सभा का गठन करती है। ये सारी बातें मैंने आपको समझाई थी। अब हम आज की इस वीडियो को फाइनल पूरे चैप्टर को हम खत्म कर देंगे, है ना। आज हम हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो ड्राफ्टिंग कमेटी और सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे संविधान में हमने जो प्रावधान है किन किन देशों के, बात समझ गए संविधानों से हमने अपने देश में संविधानों में प्रावधान शामिल किए थे। बात समझ गए क्या क्या सोर्स है बोरो। ठीक, चलिएगा अब हम समझते हैं संविधान सभा को। उसके बाद मैंने आपको लास्ट क्लास में संविधान सभा पढ़ाई थी, आई थिंक आपको लास्ट क्लास याद भी होगी, याद करो। देखो ये पढ़ाया था ना मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर, संविधान सभा के बारे में समझाया था कि हमारी संविधान सभा जो थी उसके अंदर कुल मेंबर कितने थे, 389। लास्ट वीडियो में समझाया था पार्ट वन में। और 389 में से 292 लोग जो थे वो ब्रिटिश प्रांत से चुने गए थे और 93 रजवाड़ों से चुने गए थे और 4 चुने गए थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से, जिसमें दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और बलूचिस्तान था। ठीक है, और मैंने बताया था ये 389 लोग जो थे वो संविधान सभा के अंदर हमारे चुने गए थे। इनका काम था भारत के संविधान को बनाना। और मैंने कहा था संविधान सभा के अंदर जो मेंबर थे उसमें कांग्रेस के 82% मेंबर थे और सेकंड नंबर पर जो मेंबर थे वो किसके थे, मुस्लिम लीग के। आज हम उसके आगे की बातों को करते हैं और उनको समझते हुए चलते हैं। देखो मैंने आपको ये बात समझाई थी कि जो हमारी संविधान सभा है उसका स्ट्रक्चर वगैरह सब समझा दिया था। सबसे पहली बात, आज संविधान सभा को फाइनल करेंगे, चैप्टर ही पूरा फाइनल है। तो मैंने बताया था कि जो हमारी संविधान सभा थी, क्या थी हमारी संविधान सभा, जिसका गठन कब किया गया, 1946 में, यानी कि 1946 में हमारी क्या बनाई गई, संविधान सभा, है ना। और जो हमारी संविधान सभा, एक मिनट थोड़ा सा पेन मोटा करते हैं जी, जो 1946 में संविधान सभा बनाई गई उसके अंदर मेंबर कितने थे, 389। और मैंने कहा इसमें जो 389 मेंबर थे, ये दो, इसमें महत्वपूर्ण ध्यान रखना, इसमें कांग्रेस के मेंबर कितने थे, 82%। कांग्रेस के मेंबर कितने थे, 82%। और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो पार्टी थी उसके मेंबर जो थे वो थे मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग जो है इसने संविधान का बहिष्कार कर दिया, संविधान सभा का कर दिया इसने बहिष्कार कर दिया। और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की बैठकों में भाग नहीं लिया। इसने कहा कि हम संविधान सभा की बैठकों में भाग नहीं लेंगे। और क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार करने वाली पार्टी कौन सी थी, मुस्लिम लीग। एक्चुअली में इसने कहा यह था कि हमें अलग देश चाहिए पाकिस्तान, और हम भारत का संविधान के साथ क्यों बनाए। अरे भाई यार, जब तुमको शामिल नहीं होना था, जब तुमको एक नहीं होना था, जब तुमको अलग देश चाहिए ही था, तो संविधान सभा के इलेक्शन में क्यों खड़े हुए। अलग ही दुनिया इनकी भी, समझ के नहीं समझ गए। तो इन्होंने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया। और इसीलिए कई लोग बोलते हैं कि संविधान सभा जो है वो कांग्रेस के द्वारा उसी का क्या था, प्रलुत था। और कई लोगों का एलिगेशन भी कि संविधान कांग्रेस द्वारा बनाया गया। बट देखो क्या गलत संविधान थोड़ी बनाए, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे संविधान में कि कांग्रेस ने अपनी प्रभुसत्ता को स्थापित कर लिया हो। जबकि कई देशों के संविधान में ऐसा हुआ, जैसे रशिया के संविधान को वहां की कम्युनिस्ट पार्टी ने बनाया, तो वहां के संविधान में कम्युनिस्ट पार्टी का ही बोलबाला था। जैसे चाइना के संविधान को भी वहां की कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी जो पार्टी थे वहां पे, उन्होंने बनाया, तो वहां पर उन्हीं पार्टी का बोलबाला था। बट हमारे भारत में ऐसा नहीं था, कहीं भी आपको हमारे संविधान में कांग्रेस का दबदबा देखने को नहीं मिलेगा। जो भी है सब न्यूट्रल था। ठीक है, अब देखो हमारी जो संविधान सभा थी, है ना, उसकी पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक, उन सबको समझते हुए चलते हैं। तो मैंने बताया था हमारी संविधान सभा बनाई गई थी 1946 में। कब बनाई गई हमारी संविधान सभा, 1946 में। लेकिन आप सभी को पता है 1946 को हमारी जब संविधान सभा बनाई गई, तो संविधान सभा के बनने के बाद 1946 में उसके ठीक एक साल बाद 1947 को हमारे देश का क्या हो गया, बंटवारा हो गया। और प्लस हमारे को क्या मिल गई, आजादी। यानी कि 1947 में दो चीजें हुई, एक क्या हुआ कि हमारे देश का क्या हो गया, बंटवारा हो गया। और 47 में ही क्या हुआ कि हमें आजादी मिल गई। क्या मिल गई भाई, आजादी। अब ये बंटवारा और आजादी दोनों हुई, इससे क्या हमारी संविधान सभा के ऊपर फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। वो क्या फर्क पड़ेगा कि सबसे पहले जैसे ही बंटवारा हुआ, उस बंटवारे के बाद हमारे संविधान सभा की जो सदस्य संख्या थी वो घट गई। और बंटवारे के बाद जो पाकिस्तान के इलाके से आए थे, कौन से इलाके से, पाकिस्तान से। देखो बंटवारे के बाद दो पाकिस्तान बने थे। 1947 में जब हमें आजादी मिली तो पाकिस्तान अलग देश बना और भारत एक अलग देश बना, यानी कि दो देश बने। लेकिन ध्यान रखना पाकिस्तान दो बने थे, एक था जो पाकिस्तान आज है और एक जो बांग्लादेश है, वो पहले पाकिस्तान ही था। बात समझ गए। तो जो दो पाकिस्तान बनाए गए थे, एक बनाया गया था पश्चिम में जिसे आज आप पाकिस्तान ही कहते हैं, और एक बनाया गया था पूरब में जिसको आज आप बांग्लादेश के नाम से जानते हो, है ना। तो जितने मेंबर यहां से चुन के आए होंगे, इस एरिया से चुन के आए होंगे, बंटवारे के बाद ये मेंबर उस देश में चले गए होंगे, किसमें, पाकिस्तान में। तो अब ये भारत के संविधान सभा का हिस्सा तो नहीं रहेंगे,
ठीक है। तो आजादी के बाद जो हमारी संविधान सभा थी उसका स्वरूप बदल गया। क्या बदल गया? उसका स्वरूप। और आजादी के बाद हमारी संविधान सभा जो थी उसके अंदर जो मेंबर बचे वो कितने बचे? आजादी के बाद हमारी संविधान सभा के अंदर मेंबर बचे 299। कितने मेंबर बचे? 299। यानी कि अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि हमारी संविधान सभा जो है, बात समझ गए, उसमें कुल मेंबर कितने थे शुरू में? 1946 जब बनाई गई तो 389 थे, लेकिन आजादी के बाद कितने बचे? 299। और ध्यान रखना ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बंटवारे के बाद संविधान सभा के अंदर मेंबर कितने थे? 299 थे। और जब अगर वो क्वेश्चन पूछेगा संविधान सभा के अंदर मेंबर कितने थे, तो 389 थे, मतलब 389। ध्यान रखना दोनों क्वेश्चन में गुमराह मत होना, ठीक है। वो अगर बोलता है कि 1946 में जब संविधान सभा बनाई गई तो मेंबर कितने थे, तो आप बोलोगे 389। जब बोलोगे आजादी के बाद कितने थे? 299। तो बाकी लोग कहां चले गए? यानी कि जो वही हमारी संविधान सभा है उसमें से 90 लोग जो है वो कहां चले गए? पाकिस्तान। कितने लोग? 90 लोग कहां चले गए? पाकिस्तान चले गए। अब जो हमारा मूल संविधान है, जो हमारा संविधान है, वो इनके द्वारा ही बनाया जाएगा। तो हमें 389 लोगों का थैंकफुली नहीं होना है, हमें होना है सिर्फ 299 लोगों का थैंकफुली। समझ गए? इन्होंने ही हमारा एक्चुअली में संविधान बनाया है। अब जो ये 299 लोग हैं, अभी भी इन 299 लोगों में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? कांग्रेस पार्टी के लोगों की, ठीक है। और सेकंड नंबर वाले तो वैसे भी जा चुके हैं, समझ रहे हो। अब इन 299 लोगों में से 15 क्या थी? महिलाएं थी। 15 क्या थी भाई? महिलाएं। तो ध्यान रखना हमारे संविधान सभा के अंदर कितनी महिलाएं थी? तो आप बोलोगे भैया हमारे संविधान सभा के अंदर थी 15 महिलाएं। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हमारा संविधान जो है, बात समझ गए नहीं समझ गए, हमारे संविधान के अंदर महिलाएं कितनी थी? 15%। और फिर लास्ट डे साइन कब हुआ, तो वो सब अभी बातें पढ़ेंगे। मतलब अभी मैं आपको पहले एक बार स्ट्रक्चर समझा दिया आजादी के बाद वाला, अब वापस हम यहीं पर आएंगे। अब इससे पहले हम संविधान सभा की बैठकों को समझते हैं। तो हमारे संविधान सभा का जो संविधान सभा थी, बात समझ गए। अब ये संविधान बनाने का काम करेगी। हमारी संविधान सभा ने क्या काम किया? संविधान बनाने का, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं संविधान की बैठकें कितनी हुई, कौन कौन सी बैठकें हुई, तो ध्यान रखना संविधान सभा की जो बैठक है वो कितनी हुई? तो हमारे संविधान सभा के अंदर कुल 166 बैठक हुई। कितनी बैठक हुई? 166। और अगर ऑप्शन में 166 नहीं हो तो देखना 165 मिलेगा आपको, क्योंकि कई जगहों पर 165 और कई जगहों पर 166 लिखा मिलता है, बट 166 आंसर सही है। अगर ऑप्शन में 166 नहीं है तो आप 65 मारोगे, समझ गए। यानी कि हमारे संविधान को बनाने के लिए 166 दिन बैठ के हुई। और सत्र कितने हुए? सीजन। तो ध्यान रखना हमारे संविधान को बनाने के लिए जो सत्र हुए थे वो सत्र हुए थे आपके 11। कितने सत्र हुए थे? 11 सत्र हुए थे। 11 मतलब सत्र मतलब सीजन। अभी सत्र का और बैठक का मतलब क्या है? देखो सिंपल सी बात है, जैसे आप स्कूल पढ़ते हो और आपकी जो भी क्लास है उसमें सीजन होते हैं। सीजन मतलब सत्र होते हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म होता है ना। अब फर्स्ट टर्म के अंदर जब आप स्कूल गए तो उसमें आप कितने दिन स्कूल गए? तो आप बोलोगे भैया फर्स्ट टर्म के अंदर मान लो 60-70 दिन स्कूल गए। तो आपने फर्स्ट टर्म यानी कि फर्स्ट सीजन के अंदर कितने दिन स्कूल गए, यानी कि बैठक हुई आपकी स्कूल में, क्लास हुई 60 से 70 दिन। तो वैसे ही अगर मैं बोलूं कि हमारे संविधान में 11 सत्र हुए, 11 सत्र का मतलब है एक बार एक सत्र हुआ, उसमें तकरीबन 15-20 दिन बैठक हुई। मतलब 15-20 दिन ऐसे थे जहां पर लोग आए और संविधान सभा की बैठक करी और संविधान बनाने के ऊपर काम किया और फिर अपने घर चले गए। फिर लोगों ने बोला भाई ठीक है 2 महीने बाद दूसरा सत्र शुरू होगा। अब 2 महीने बाद क्या हुआ? दूसरा सत्र शुरू हुआ, उसमें 5-10 बैठकें हुई, उसमें लोग आए, अपनी बात करी, संविधान सभा के ऊपर काम किया, संविधान के ऊपर काम किया और फिर अपने काम पर वापस चले गए। बैकग्राउंड में वो काम कर रहे हैं बहुत सारे संविधान को लेकर, तो समझ रहे हो। तो संविधान सभा की बैठकें हमेशा नहीं हो रही थी, ठीक है। कुल कितनी बैठकें हुई, मतलब कुल कितनी बार ऐसा हुआ, कितने दिन ऐसे हुआ जब सारे मेंबर आकर एक साथ बैठकर संविधान बनाने के लिए बातचीत कर रहे हैं, तो वो 166 बार हुआ। और ये 166 बार समझ आया क्या है? बैठक है, समझ गए। जब ये सब लोग बैठे थे संविधान बनाने के लिए, तो संविधान बनाने के लिए कितनी बैठक हुई? तो आप बोलोगे संविधान बनाने के लिए जो बैठक हुई वो हुई 166 बार। समझ गए? समझ आया? कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसको लेकर बैठक क्या है। और सत्र समझ गए? क्लियर। मतलब जब एक बार शुरू हो गया सत्र, भाई ये सीजन नंबर 1 शुरू हो गया है, यानी कि हमारा फर्स्ट क्या है? राउंड है ये। इसमें हम 15 से 20 दिन तक, मतलब 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक बैठक करेंगे। तो उसमें कितनी बैठक हो गई? 10 और सीजन 1 हो गया, समझ गए। तो ऐसे सत्र कितने हुए? 11। बैठक कितनी हुई? 166। जैसे आप देखोगे कि आपकी 11th क्लास में सत्र कितने होंगे? 2, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, समझ गए। अब उसमें स्कूल कितने दिन गए वो आपकी बैठक हो गई। समझ में आ गया आपको? अब अगर मैं पूछूं कुल समय कितना लगा हमारे संविधान को बनाने में, तो आपका आंसर होगा भैया हमारे संविधान को बनाने में समय लगा कुल 2 साल 11 महीने। क्या लगा? 2 साल 11 महीने। और क्या लगा था? 18 दिन। अब समझ, ये तो कुल टाइम है, ये क्या है? कुल टाइम, कि भाई इतना टाइम लगा था, समझ गए। और हमारे संविधान सभा की जो पहली बैठक है, क्या है? जो पहली बैठक, समझ रहे हो, वो पहली बैठक कब हुई? तो ध्यान रखना हमारे संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो पहली बैठक हुई थी आपकी
9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि हमारे संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है, क्या है जो अंतिम बैठक, वो कब हुई? तो ध्यान रखना वो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीबीएसई ने पूछ रखे हैं, समझ गए? क्लियर? आपको देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखना हमारी संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर। और आखिरी बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। क्लियर है मेरी बात? समझ गए? तो अगर यहां तक आपको बात समझ आई, अब हम समझते हैं संविधान सभा की कुछ इंपॉर्टेंट बैठकों को। ठीक है, 166 बैठ के आप पढ़ रहोगे नहीं, क्योंकि 166 बैठकों में बहुत सारे काम हुए, वो तो इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है। आप जाओ यूट्यूब पर सर्च करो राज्यसभा टीवी, है ना, वहां पर पूरी डॉक्यूमेंट्री डाल रखी है संविधान सभा की कि भाई बैठकों में क्या क्या बातें होती थी, कौन कैसे बात करता था, राय रखता था, समझ रहे हो? पूरा है उस पर। तो संविधान सभा की हमारे को 3 बैठकें जो है वो पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो 3 बैठक कौन कौन सी है? पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, समझ गए नहीं समझ गए? देखो बैठक का मतलब समझ गए ना, देखो ये है, समझ आ गया, ये बैठक हो रही है, समझ गए नहीं समझ गए? क्लियर? ये क्या है? हमारी संविधान सभा। इधर संविधान सभा के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, समझ गए नहीं समझ गए? ये संविधान सभा के सारे क्या बैठे हुए हैं? मेंबर बैठे हुए हैं, समझ गए नहीं समझ गए? क्लियर? तो अब ये सारे, सॉरी अध्यक्ष इधर है ना, ये राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ बैठे हुए हैं, बैठने को यहाँ चाहिए था। तो ऐसे कर कर सारे लोग बैठते थे और अपनी राय मशवरा रखते थे और इस तरह संविधान बनाया जाता था। यह है संविधान सभा। अभी हम समझेंगे संविधान सभा के बारे में और डिटेल में, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अब हम पहले समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, हमारी संविधान सभा की 3 महत्वपूर्ण बैठकों को। क्लियर है कि संविधान सभा की 3 महत्वपूर्ण बैठकें क्या थी? चलिएगा देखो, सबसे पहली बात, हमारे संविधान सभा के अंदर कुल कितनी बैठकें हुई? 166 बैठकें हुई। सत्र कितने हुए? 11 ही बताया। उनमें से 3 बैठकें आपकी इंपोर्टेंट है, शुरुआत की जो आपको पढ़नी है। वो सबसे पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो आप बोलोगे हमारे संविधान सभा की सबसे पहली बैठक कब हुई? तो आपका आंसर होगा कि भैया संविधान सभा की सबसे पहली बैठक कब हुई थी? तो आप बोलोगे सबसे पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। क्लियर? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अच्छा, इस बैठक में क्या हुआ? तो ध्यान रखना संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, तो इस बैठक में जितने लोग चुने गए थे 389, वो सारे आए होंगे। अच्छा बताओ कि इस टाइम पर बंटवारा हुआ था? नहीं। तो इस टाइम पर संविधान सभा के अंदर 389 मेंबर है। कितने मेंबर है? 389। लेकिन ये जो 389 लोग हैं ना, ये सारे के सारे संविधान सभा की पहली बैठक में आए ही नहीं। आप सोचो 389 मतलब लगभग 400 के आसपास लोग हैं। और संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई तो 50% के आसपास लोग आए बस। कितने? 50% के आसपास। ध्यान रखना इस बैठक के अंदर कुल 207 लोगों ने क्या लिया, यानी कि इस पहली बैठक के अंदर 207 मेंबर जो है वो आए थे। सिर्फ कितने मेंबर आए थे? 207। मुस्लिम लीग के जो मेंबर है वो तो वैसे ही नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनका तो अलग ही जिंदगी चल रही है, हमें तो पाकिस्तान चाहिए। अब जब तुमको पाकिस्तान चाहिए, तुमको बैठकों में नहीं आना है, तो फिर तुम क्यों खड़े हुए चुनाव में? अब भाई उनके लिए रिजर्वेशन था, उनके लिए सीटें फिक्स थी, तो वो जीत भी गए थे इसीलिए। ठीक है, तो 207 मेंबर आए थे पहली बैठक के अंदर। और अब जब 207 लोग आए तो संविधान सभा की बैठक करेंगे। अब इंपॉर्टेंट बात यह कि संविधान सभा की बैठक हो कहां पे रही है? भाई कहां बैठे हैं लोग? दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, कहीं तो बैठ के संविधान बना रहे होंगे। तो ध्यान रखना हमारा संविधान जो है वो दिल्ली बनाएगा। कहां बनाएगा? दिल्ली के अंदर। और दिल्ली में कहां बनाया गया बैठ के? दिल्ली के अंदर बैठ के बनाया गया आपका संसद भवन के अंदर। कहां बनाया गया था? संसद भवन के अंदर बनाया गया। दिल्ली के अंदर कहां बनाया गया? संसद भवन के अंदर। अब भैया संसद भवन जो है ना, आपने देखा होगा जो हमारी संसद है, बेसिकली जो संसद है, मान लीजिए हमारी ये संसद है ना, ठीक। इस संसद के अंदर 3 हाउस होते हैं। आप समझ गए नहीं समझ गए? संसद के अंदर कितने हाउस होते हैं? 3 हाउस। एक को बोलते हैं लोकसभा, एक को बोलते हैं राज्यसभा, और बीच में होता है सेंट्रल हॉल। सबसे बड़ा क्या होता है? सेंट्रल हॉल। अभी लोकसभा राज्यसभा होती कैसी है? तो जस्ट इमेजिन, आपको मैं समझा देता हूं। देखो ऐसे इधर चेयर लगी होती है, मेन अध्यक्ष की जो उसका हेड होता है, और इधर कुर्सियां लगी होती हैं। ऐसे क्या लगी होती हैं? कुर्सियां। आप देखते भी होंगे न्यूज वगैरह में, और यहीं सब नेता वेता बैठे होते हैं। इधर चेयर लगी होगी मेन अध्यक्ष की, और सारे लोग यहीं बैठे होते हैं। समझ गए नहीं समझ गए? तो ये क्या है? तो ये हमारे संसद के अंदर सदन है। सदन मतलब हाउस है। तो हमारी संसद के अंदर कितने हाउस है? तो आप बोलोगे हमारी संसद के अंदर 3 हाउस है भैया। कितने हाउस है? 3। एक लोकसभा, एक राज्यसभा, और बीच में जो था ना हमारी संसद के होता सेंट्रल हॉल। सबसे बड़ा था सेंट्रल हॉल। सेंट्रल हॉल की कैपेसिटी पता है कितनी थी? जितने लोग लोकसभा के अंदर है और जितने लोग राज्यसभा के अंदर है, इन दोनों को मिलाकर अकेले कैपेसिटी कितनी थी सेंट्रल हॉल की? अगर मान लो राज्यसभा के अंदर 250 लोग बैठ सकते हैं और इसके अंदर 550 लोग बैठ सकते हैं। बात समझ गए नहीं समझ गए? तो भैया तकरीबन 1000 लोगों की कैपेसिटी थी सेंट्रल हॉल के अंदर बैठने की। तो सेंट्रल हॉल जो होता है ना, वो सबसे बड़ा था हमारी संसद के भवन के अंदर। ये सेंट्रल हॉल का काम कब लेते हैं? जब राष्ट्रपति जो है वो भाषण देते हैं ना संसद के अंदर, तो वो सबको एक साथ बुला लेते हैं। भाई राज्यसभा वाले मेंबर तुम भी इधर आ जाओ, लोकसभा वाले भाई तुम भी इधर आ जाओ, समझ गए? तुम सबको एक साथ भाषण दूंगा। जब कोई गेस्ट आता है, कोई बाहर से विदेशी आता है, तो जब उसे मुलाकात करनी होती है या फिर
बातचीत करनी होती है तो वो इसी सेंट्रल हॉल में की जाती है। संसद भवन का ऐसा हाउस, बात समझ गए नहीं समझ गए, जहां पर सभी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर एक साथ बैठ सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल हॉल। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि हमारा संविधान जो है वो कहां बनाया गया, तो आप बोलोगे हमारा संविधान संसद के अंदर कहां बनाया गया, सेंट्रल हॉल के अंदर बैठ के बनाया गया था। कहां बनाया गया था, सेंट्रल हॉल के अंदर बनाया गया। क्लियर है, हमारा संविधान सेंट्रल हॉल के अंदर बैठ के बनाया गया था, यहां पर बैठे थे सारे मेंबर। ठीक, अब जो सेंट्रल हॉल है समझ में आ गया क्या होता है। जैसे भाई आपका स्कूल होता है, आपके स्कूल में एक बड़ा सा रूम होगा, लाइब्रेरी वाला हो चाहे फिर हॉल हो कोई बड़ा सा। अब उसमें क्या होता है, देखोगे जब कई सारी क्लासों को मर्ज करके एक साथ कुछ बात बतानी होती है तो उस बड़े से हॉल में बुलाया जाता है। तो समझो वैसा ही था सेंट्रल हॉल, नाम भी इसका क्या है, सेंट्रल हॉल। तो हमारा संविधान इस सेंट्रल हॉल के अंदर बैठ के बनाया गया था। अब संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, क्या थी जो संविधान सभा की पहली बैठक, भाई उस पहली बैठक में सब लोग आए, एक दूसरे को देख रहे हैं, अरे भाई तू भी आया क्या, हरिया तू भी आया है, सरिया तू भी आया है। अब भाई सब उस दिन जब पहली बैठक हुई संविधान सभा की, एक्चुअली में इस बात को भी ध्यान रखना, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, इस बैठक के अंदर, ये बैठक कब हुई, तो सुबह 11 बजे हुई थी। कब हुई थी, सुबह 11 बजे। दिन कौन सा था, दिन था सोमवार। दिन कौन सा था, सोमवार। यानी कि ये दिन कौन सा था, मंडे था, यानी कि सोमवार था। और टाइम कितना था, सुबह 11 बजे। इनफैक्ट नारियल फोड़ कर हुई थी बकायदा, भाई हम रस्म उसमें नहीं भूलते, समझ गए नहीं समझ गए, बकायदा नारियल फोड़ के दिन, सोमवार शुभ दिन, और 11 बजे सुबह क्या हुई, संविधान सभा की बैठक शुरू हुई। समझ रहे हो, है ना। और जैसे ही बैठक शुरू हुई, भाई सब लोग आए, कोई वहां से आया, कोई कहीं से आया, कोई साउथ से आया, कोई पूर्वोत्तर से आया, कोई उत्तर से आया, कोई दक्षिण से आया। तो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने में, बातचीत करने में कहते टाइम निकल गया, क्योंकि पहली बैठक थी और ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, क्योंकि आज तक हमने अपने देश को चलाने के लिए इतने बड़े लेवल पर बैठक नहीं की। बात समझ गए, ये हमारे देश का भाग्य डिसाइड होगा। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है, समझ रहे हो, क्लियर। अब जो पहली बैठक हुई, उस बैठक में शाम का समय हो गया, लेकिन उस बैठक में कोई महत्वपूर्ण काम नहीं हुआ, कोई नतीजा नहीं निकला। और हमारी संविधान सभा की पहली बैठक में हमारा जो मेन काम था वो ये था कि भाई अध्यक्ष चुन ले पहले, कि हम सब लोगों में एक बंदा अध्यक्ष होगा जो हम सबको लीड करेगा, हम सबको गाइड करेगा, हम सबका ध्यान रखेगा और हम सबको बोलने की अनुमति देगा। मतलब समझ रहे हो कि हम सब में से एक अध्यक्ष बनाते हैं पहले। बट एट द एंड ये लोग अध्यक्ष चुन ही नहीं पाए, समझ गए। और संविधान सभा जो थी उसका जो लास्ट टाइम आया, उसमें जब अध्यक्ष नहीं चुन पाए तो बोला गया यार ये तो बड़ी बुरी बात हो जाएगी कि आज हमने बैठक करी और बेनतीजा हम यहाँ से जा रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा हमारे को। तो फिर बोला भाई यार अब अध्यक्ष चुनने में भाई हम जल्दबाजी में तो चुन भी नहीं सकते हैं, क्योंकि भैया अध्यक्ष महत्वपूर्ण पद है। तो कहा गया ठीक है, जब तक हम परमानेंटली अध्यक्ष नहीं चुन लेते, जब तक हम कंफर्म अध्यक्ष नहीं चुन लेते, एक काम करते हैं कि हम इस बैठक को बेकार में नहीं जाने देते, हम इस बैठक में एक अध्यक्ष चुन ही लेते हैं और वो परंपरा के तहत क्या करते हैं, चुन लेते हैं। तो हमारे जैसे परंपरा है, बुजुर्गों को क्या मिलती है, वरीयता मिलती है, बुजुर्ग बुजुर्ग है भाई। तो पूरी संविधान सभा के अंदर जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, जो ये 389 लोग थे, इनमें जो 207 लोग आए थे, इनमें जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति उस समय बैठा हुआ था वहां पे, वो बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे, तो धंगना इस पूरी संविधान सभा के अंदर सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था उनका, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये पूरी संविधान सभा के अंदर सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। और इन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बोला गया कि आप हमारी संविधान सभा के क्या होगे, अध्यक्ष होगे। बट खुश नहीं होना इनको, क्यों, क्योंकि इनको बोला गया आप स्थायी अध्यक्ष नहीं हो, आप क्या हो, अस्थायी अध्यक्ष। मतलब आप परमानेंट नहीं हो, आप क्या हो, अभी आप नॉन परमानेंट हो, अभी आपको हम परमानेंट नहीं बना रहे हैं, स्थायी नहीं बना रहे हैं, हमने टेम्परेरी आपको बनाया है। क्या बनाया, अभी टेम्परेरी बनाया है। हम जब तक अपना अगला अध्यक्ष नहीं चुन लेते तब तक पूरी संविधान सभा की बैठक और कार्रवाई को आप ही संभालना। बात समझ गए, आप अध्यक्ष हो। तो खुश हो गए, क्या खुश हुए भाई साहब, अगली बैठक में हटा देंगे इनको, ठीक। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी क्या चुना गया, अध्यक्ष चुना गया। क्लियर है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, पहली बैठक से कई सारे क्वेश्चन बना देगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। कितने लोग आए, 207 लोग। बैठक हमारे संविधान सभा की कहां हो रही है, सेंट्रल हॉल में हो रही है। सेंट्रल हॉल कहां है, दिल्ली में, संसद भवन के अंदर, ठीक। और इस बैठक में क्या काम हुआ, सच्चिदानंद सिन्हा को क्या चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और बोला गया जब तक नया नहीं चुन लेते पूरे सदन को आप ही संभालोगे। समझ गए। अब जैसे ही नेक्स्ट बैठक हुई, वो नेक्स्ट बैठक कब हो रही है इनकी, अब नेक्स्ट बैठक हुई इनकी बुधवार को, और दिन था 11 दिसंबर 1946। अब बुधवार होगा, समझ गए। देखो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ये ससुरा मेरी पॉलिटिकल साइंस की क्लासें हैं भाई, मेरी क्लासेस ऐसे ही चलती हैं। सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को मैं पॉलिटिकल पढ़ाता हूँ, और मंगलवार को, वीरवार को और शनिवार को मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, MWF और TTS। देखोगे ये M में हुई थी, W और F, बात समझ गए। दूसरी बैठक कब हुई, 11 दिसंबर 1946 को। इसको बोलते हैं संविधान सभा की क्या, दूसरी बैठक। क्लियर।
अब जो संविधान सभा की हमारी दूसरी बैठक थी, ये दूसरी बैठक भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि शुरुआत की तीनों बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बैठक में क्या हुआ, संविधान सभा की दूसरी बैठक के अंदर मेंबर आए और बोला गया भाई सबसे पहले तो एक काम करो, अध्यक्ष चुनो। ससुरा दिमाग खराब होता है यार। हाँ, पहली बैठक में बातचीत में निकाल दिया, इसको देखने में उसको देखने में निकाल दिया, नहीं समझे कि नहीं समझे, क्लियर है ना। तो दूसरी बैठक में इन्होंने आते ही सबसे पहले क्या काम किया कि संविधान सभा के अंदर अध्यक्ष चुना, और इन्होंने अध्यक्ष किसे चुना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात समझ गए, इनको संविधान सभा का क्या चुना गया, अध्यक्ष चुना गया, और ये संविधान सभा के अंदर क्या बनेंगे, स्थायी अध्यक्ष। क्या बनेंगे, स्थायी अध्यक्ष। और जैसे ही ये स्थायी अध्यक्ष बने तो किनको हटा दिया जाएगा बताओ, अब सच्चिदानंद सिन्हा को हटा दिया जाएगा। बेचारे बहुत खुश हुए होंगे, देख मम्मी मैं क्या बन गया, स्थायी अध्यक्ष। ससुरा स्थायी थे, पहली एक ही बैठक करने का हमको क्या नहीं मिला, सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, नेक्स्ट बैठक नहीं चुन लिया था। बात समझ गए नहीं समझ गए, जिस बैठक में लास्ट में चुना इनको उसके बाद तो छुट्टी थी, छुट्टी के नेक्स्ट दिन आते ही इन्होंने क्या चुन लिया, अध्यक्ष चुन लिया। समझ गए, बट नाम तो ना भाई आ गया नाम इतिहास में। देख रहे हो, एक छोटी सी घटना से इनका इतिहास में नाम अमर हो गया नहीं हो गया। वरना संविधान सभा के अंदर 299 लोग थे, आप सबके नाम नहीं याद कर पाओगे। संविधान सभा के अंदर सबने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। बट मैंने कहा ना, क्रिकेट सब खेलते हैं, नहीं समझे, 11 खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं, बट मैन ऑफ द मैच और ट्रॉफी तो कप्तान को ही मिलती है भाई, नहीं समझे। या तो आपने बहुत विशेष किया हो, या बहुत घटनाओं से जुड़े हो, तो विकेट ज्यादा लिए हो, कैच ज्यादा की हो, रन ज्यादा मारे हो, नाम उन्हीं का होता है, वरना खिलाड़ी तो 11 ही होते हैं। ठीक है, तो स्थायी अध्यक्ष चुने गए किसको, राजेंद्र प्रसाद को। और राजेंद्र प्रसाद से कई क्वेश्चन बना देता है भाई साहब। अभी इमेजिन करो कि सीबीएसई कितना हरामी पना करता है, वो ससुरा घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछेगा। मैं कह रहा हूं जितना आपने पढ़ा है ना आएगा उससे ही, बस इस कदर घुमा घुमा कर पूछेगा, खोद खोद के पूछेगा कि बच्चे को लगता है वही चीज टफ, कि भैया आउट ऑफ आ रहा है, आउट ऑफ नहीं आ रहा है, सुअर तूने पढ़ा ही नहीं है, नहीं समझे। तू पढ़कर जाएगा इतना, समझे कि नहीं समझे, पेपर में आएगा इतना, तू पढ़ ले इतना एक बारी, इतना पढ़े चाहे इतना पढ़े सब कर देगा। एक बार ऐसा पढ़ो कि दोबारा पढ़ना ना पड़े। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, ये कहां से थे, इनका राज्य था बिहार। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैप भी आता है इनका, क्लियर, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उनका राज्य कौन सा था, बिहार, मतलब बिहार से बिलोंग करते थे, वहां पे पैदा हुए थे। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे देश के क्या बनेंगे, पहले राष्ट्रपति। क्या बनेंगे हमारे देश के, ये पहले राष्ट्रपति बनते हैं। बात समझ गए नहीं समझ गए, ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति हैं, और एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो क्या बने थे, दोबारा बनने वाले भी क्या है, दोबारा राष्ट्रपति बनने वाले भी क्या है, राजेंद्र प्रसाद हैं। आप समझ गए, इनके अलावा कोई भी राष्ट्रपति हमारे देश में अभी तक दोबारा नहीं बने। तो बताओ सबसे लंबे टेन्योर के भी कौन होंगे, यही होंगे भाई। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर। और दूसरी बैठक में चुना गया था इनको। अब आओ तीसरी बैठक, वो इंपॉर्टेंट है। तीसरी बैठक में क्या हुआ था, तो संविधान सभा की जो तीसरी बैठक थी, इस बैठक के अंदर आते हैं कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और ये कौन सी बैठक है, संविधान सभा की तीसरी बैठक, क्लियर। कौन सी, तीसरी। पढ़ते रहना भाई, नहीं पढ़ोगे अपना नुकसान करोगे। और ये संविधान सभा की तीसरी बैठक थी। इसकी विशेषता क्या है, सबसे पहली बात, तीसरी बैठक में आएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। कौन आएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सबके क्या है, चाचा, जिसे बोलते हैं ना चाचा नेहरू। इन्हीं की याद है, बताओ क्या बनाया जाता है, चिल्ड्रन डे बनाया जाता है। किस तारीख को बनाया जाता है, कमेंट करना, चिल्ड्रन डे, है ना। इस दिन स्कूल की छुट्टी होती है। हमको एक बार पिकनिक ले गए थे, इस पे मेरी पैंट फट गई थी झूला झूलते झूलते, इसी पिकनिक डे पे, नहीं समझे, क्लियर। जवाहरलाल नेहरू जी आएंगे, और जवाहरलाल नेहरू जी ने तीसरी बैठक के अंदर महत्वपूर्ण काम किया था। और वो महत्वपूर्ण काम क्या था, इन्होंने इसी बैठक के अंदर पेश किया था उद्देश्य प्रस्ताव। क्या पेश किया था, उद्देश्य प्रस्ताव। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, देखो बेसिकली संविधान की पहली बैठक हो गई, दूसरी हो गई, अब तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा के अंदर एक पेश किया उद्देश्य प्रस्ताव। ये उद्देश्य प्रस्ताव का जो मेन मतलब था वो ये था कि हमारे संविधान के अंदर ये चीजें होंगी, हमें संविधान में इन चीजों को देना है जनता को, हमारा संविधान ऐसा होगा, ये चीज जनता को देंगे, ये अधिकार देंगे, ये वादा मिलेगा। तो एक नेहरू जी ने पन्ना तैयार किया, उसमें उन्होंने वादे किए कि हम अपनी जनता को धर्मनिरपेक्षता देंगे, गणतंत्र देंगे, लोकतंत्र मतलब समझ गए नहीं समझ गए भाई, न्याय देंगे, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय देंगे, राजनीतिक न्याय देंगे, है ना, समानता करेंगे हम अपनी जनता के साथ, लोकतंत्र के ऊपर स्वतंत्रता देंगे, समझ गए नहीं, बंधुत्व भाईचारे के साथ रहेंगे। तो ये उसमें लिखा हुआ था कि हमारा जो संविधान बनेगा, हम इस संविधान के अंदर अपनी जनता को ये सारी बातें देंगे जो मैं इस उद्देश्य प्रस्ताव में लिख के लेके आया हूं। ये पॉइंट्स है मेरे, और ये हमारी जनता को मिलने ही चाहिए। संविधान कैसा बनेगा मुझे मतलब नहीं है, बट जो मैंने संविधान सभा के अंदर ये उद्देश्य प्रस्ताव है, इसमें जो मैंने बातें लिखी है वो हमारी संविधान के अंदर और हमारी जनता को भैया प्लीज दे देना, समझ गए। तो ये संविधान सभा के अंदर पेश किया, समझ गए, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। कब पेश किया, समझ आया,
13 दिसंबर 1946 को। अब इसके ऊपर बहस चलेगी, क्या चलेगी इसके ऊपर बहस कि नेहरू जी यार ये वाली बात तुमने कैसे कह दी, ये नहीं देंगे हम, वो नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, फलाना नहीं ढिमकाना नहीं, ये वाला हटाओ वो वाला जोड़ो। तो इसके ऊपर बहस चली। तो क्वेश्चन पूछेगा उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब हुआ, 13 दिसंबर 1946 को। बट अब संविधान सभा में कई लोग इसको आर्गुमेंट करेंगे, कई लोग इसमें अपनी राय रखेंगे, नेहरू जी यार तुमने ये मिस कर दिया, इसमें ये चीज जोड़ो, नहीं यार ये चीज ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए, समझ आया। तो फिर जाकर उद्देश्य प्रस्ताव जो है, इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि इसको स्वीकार कब कर लिया, तो ध्यान रखना हमारी संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया था 22 जनवरी 1947 को। कब स्वीकार किया, 22 जनवरी 1947 को। मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा था अगले ही साल, अगला पिछला जो भी है ना, मैं पिछले को अगला बोलता हूँ, अभी से आदत लगा लो, लंबा चलना है, क्योंकि आपको 11वीं में ही पढ़ा, 12वीं में ही पढ़ाऊंगा, शादी नहीं हुई तो, और शादी के बाद बीवी ने पढ़ाने दिया तो पढ़ा देंगे यार, नहीं समझे, क्लियर। तो तीसरी बैठक कब हुई, 13 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और स्वीकार कर लिया इसको 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य प्रस्ताव। और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है आगे चलकर क्या बन जाएगा, यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर हमारे संविधान की क्या बन जाएगा, प्रस्तावना। क्या बन जाएगा, प्रस्तावना बन जाएगा, प्रियम्बल। बात समझ गए। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि उद्देश्य प्रस्ताव को ही बाद में क्या बोला गया, प्रस्तावना, जो मैंने बगल में लगा रखी है, इसी को बोलते हैं उद्देश्य का प्रियम्बल या फिर प्रस्तावना। समझ गए। देखो आप लिखा है ना, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समझ गए। संपूर्ण मतलब होता है कि हमारा भारत संपूर्ण है, प्रभुत्व मतलब किसी के कंट्रोल में नहीं होगा, संपन्न मतलब बराबर, सब बराबर। समाजवादी होगा, किसी भी के साथ हम भेदभाव नहीं करेंगे, समाजवादी मतलब समझ रहे हो, सरकार के हाथ में होगा जनता कल्याण करना। पंथ निरपेक्ष, किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे। लोकतंत्रात्मक, देश में लोकतंत्र होगा, सरकार को जनता चुनेगी। गणराज्य मतलब देश का सर्वोच्च व्यक्ति भी जनता द्वारा चुना जाएगा, बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सीबीएसई ने कि हमारे संविधान में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, 3 प्रकार के न्याय की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 प्रकार के न्याय की बात की है। हालांकि ये क्वेश्चन तो यूपीएससी के अंदर भी आ रखा है, गवर्नमेंट जॉब में भी आ रखा है, ठीक। हम लोगों को विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास और धर्म की क्या देंगे, सुंदरता देंगे। हम लोगों को प्रतिष्ठा, अवसर की समानता देंगे, और सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करेंगे। हमारे देश में एकता होगी, भाईचारा होगा, जो बिल्कुल नहीं है। सरकारें भाईचारा का नाम लेती हैं, लेकिन सरकारें ही भाईचारा खराब करती हैं, हिंदू मुस्लिम भड़काती जाती हैं। और हम देश में अखंडता लाएंगे, हमारा देश अखंड होगा, ना हमारे देश में कोई आंतरिक दबाव होगा, ना कोई बाहरी दबाव, हम किसी कंट्रोल में नहीं होंगे। बात समझे नहीं समझे, क्लियर है। उर्फी जावेद की तरह हम खुले आसमान में घूमेंगे, कोई रोकेगा तो छिड़छिड़ा कर देंगे उसको, हाउ आर यू, कैसे रोक दिया जी तुमने, काट लेंगे। और दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा को बनाते हैं। तो यही था बस उद्देश्य प्रस्ताव। लेकिन आपको लग रहा है छोटा छोटा, इस उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर देखो जो वर्ड है ना, वर्ड, इस वर्ड का सारा खेल है। सारा खेल किसका, इन वर्ड का। जैसे वर्ड कौन सा है, देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, स्वतंत्रता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, अवसर की समानता, देश की एकता, अखंडता। समझ गए। तो ये क्या है, कीवर्ड है। अब इन्हीं के ऊपर बना है पूरा संविधान, और आपको सारी चीजें हमारे संविधान के अंदर देखने को मिलेगी कि आपको संविधान में सारे राइट्स मिले हैं। समझ गए, क्लियर। मौलिक अधिकारों में समानता, सुंदरता मिली, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार मिला आपको, समझ रहे हो, वोट डालने का अधिकार मिला, चुनाव में खड़े होने का अधिकार मिला, तो ये सारी चीजें। तो बताओ आगे चलकर यही चीज हमारी क्या बन जाती है, प्रस्तावना बन जाती है। प्रस्तावना जिसे उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान का पहला पेज ही क्या है, प्रस्तावना। और अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि संविधान की कुंजी किसे कहते हैं, ध्यान रखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे देखो एकदम से याद आ गया। क्वेश्चन पूछेगा संविधान की कुंजी किसे कहते हैं। कुंजी मतलब समझते हो कि हमारा जो संविधान है उसमें एक वर्ड, अगर मैं पूरे संविधान को, समझ गए नहीं समझ गए, एक पन्ने पढ़ना चाहूं तो मैं इसको पढ़ सकता हूं, क्योंकि ये हमारे संविधान का आईना है। इसको पढ़कर हमें पता चलता है कि हमारे संविधान में ये चीज हमें मिली है, इसीलिए इसको बोलते हैं संविधान की कुंजी। समझ गए, टाइटल है। तीनों बैठ के समझ आई, क्योंकि क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, संविधान सभा और संविधान की तीनों बैठकों के बारे में संपूर्ण जानकारी दीजिए। तो भैया संपूर्ण तुम पूर्ण दे दोगे, ठीक। और नेहरू जी आगे चलकर क्या बनेंगे, देश के पहले प्रधानमंत्री। आप सभी को पता है अंतरिम सरकार के अंदर प्रधानमंत्री यही बनेंगे, और देश के पहले चुनाव के बाद भी प्रधानमंत्री यही बनेंगे। समझ रहे हो। हालांकि आप वैसे वाले बच्चे तो नहीं हो ना कि देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनना चाहिए था। ध्यान रखना इस बात को। हमारे देश में इलेक्शन हुआ 1952 में, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मृत्यु हो गई थी 1950 में। तो ये तुम कैसे बना दोगे उनको प्रधानमंत्री, समझ आ रहा है। तो ये सब चीजें ध्यान रखना, ऐसे बच्चे नहीं बनना है, बहस नहीं करनी है, बुड्ढों से तो बिल्कुल नहीं करनी है। जब तक आपको नॉलेज ना हो बिल्कुल नहीं बहस करना है। आधा मटका भरा हुआ ना होता, खाली मटका, आधा जो भरा हुआ मटका होता है वो ज्यादा छलकता है, भरा हुआ मटका थोड़ा कम छलकता है, ध्यान रखना। तो आपको भरा हुआ मटका बनना है, ज्यादा नहीं बोलना है, कम बोलना है, और जो बोलना है फैक्ट के साथ बोलना है।
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तो बिल्कुल मत पढ़ना, समझ आया। तो इस तरह बैठ के हुई संविधान सभा की। अब तीसरी के बाद चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं ऐसी होती गई, और कुल कितनी बैठ के हुई? 166। अब पीछे चलो वापस, समझ गए कितनी बैठक हुई थी? 166, 17, 11, कितना समय लगा? 2 साल 11 में 18 दिन। संविधान की पहली बैठक, दूसरी आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 को आखिरी बैठक हुई। और फाइनली जो हमारा संविधान था वो कब लागू हो गया? आप सभी को पता है। और फाइनली हमारा जो संविधान है वो कब लागू हो गया? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हो गया? लागू। इस दिन क्या हुआ था हमारा संविधान? बताओ। लागू हुआ था। क्लियर है। और हमारा संविधान जो है बना कब था? ध्यान रखना, लागू तो इस दिन हुआ, और बना कब था? तो हमारा संविधान बन गया था 26 नवंबर 1949 को। हमारा संविधान जो था वो क्या हो गया? बन गया था। क्लियर है। अब जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया है, तो भैया इसे 2 महीने लेट क्यों करा? क्योंकि हमारा संविधान 2 महीने बाद लागू हुआ। 2 महीने बाद लागू क्यों हुआ? उसका रीजन था। देखो, पास्ट में रीजन था इसका, एक इतिहास में, उसको समझते हैं पहले। रीजन ये था, है ना, इसका रीजन ये था, जो आप पढ़ लो भाई, पढ़ लो, ठीक है। तो उसका रीजन ये था कि एक्चुअली में 1930 में, 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस जो है उसने लाहौर में, जिसके उस टाइम पर अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। मैं आपको समझाता हूं कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों हुआ। देखो एक्चुअली में ना, 26 जनवरी 1930 को हमारे देश में एक पार्टी थी कांग्रेस, जिसके उस टाइम पर अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। समझ गए। उन्होंने घोषणा करी 26 जनवरी 1930 को कि हम इस दिन को आजादी का दिन मनाएंगे। और उन्होंने 26 जनवरी 1930 को लाहौर में, समझ गए, जो भी पाकिस्तान में है, वहां पर झंडा फहराया था, राष्ट्रगान गाया था, आजादी का दिन मनाया था, गले मिले थे, समझ गए, और कहा था अगले साल इसी दिन हम क्या ले लेंगे? आजादी ले लेंगे। और उस दिन के बाद हमने हर अगले साल तक, समझ गए, 26 जनवरी को उसी जगह पर झंडा फहराया था। क्लियर। किस लिए? कि एक ना एक दिन हम आजादी ले लेंगे। और फाइनली हमें 15 अगस्त 1947 को क्या मिल गई? आजादी। तो जो आजादी का दिन था हमारा, वो बन गया 15 अगस्त 1947। अब नेहरू जी जो थे, उन्होंने क्या बोल रखा था कि 26 जनवरी को आजादी लेंगे, लेकिन आजादी मिल कब गई? 15 अगस्त को। तो हमारा इंडिपेंडेंस डे यानी कि 15 अगस्त जो है वो क्या बन गया? आजादी का दिन। ठीक, अब उसे तो चेंज नहीं कर सकते। तो फाइनली हम ये चाहते थे कि हमने जिस दिन पहली बार झंडा फहराया था 26 जनवरी 1930 को, हम वो दिन ना भूलें, वो दिन इतिहास में कहीं ऐसा ना हो गुम हो जाए, हम उस दिन को याद रखें, क्योंकि उस दिन से हमारी यादें जुड़ी हैं। तो इसीलिए जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया, तो नेहरू जी ने कहा रोक दो 2 महीने के लिए। पर ध्यान रखना, इस दिन पूरा संविधान लागू नहीं हुआ था, कुछ कुछ संविधान के आर्टिकल लागू कर दिए गए थे। कंप्लीट हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। समझ आया? 26 जनवरी को क्यों करा? क्योंकि हम उस दिन को सेलिब्रेट करना चाहते थे, और उस दिन हमने बना लिया गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे। क्लियर हुआ? समझ गए नहीं समझ गए? है ना। तो इसीलिए हमारे संविधान को 2 महीने डिले किया गया था। समझ रहे हो मेरी बात? और यही क्वेश्चन मेरे स्कूल में ना 26 जनवरी से पहले जो 25 जनवरी के दिन स्कूलों में क्या होता है? फंक्शन होता है, वहां पूछा था। समझ गए? समझ गए। और मैंने इसका आंसर दिया था, 10 वाली कॉपी मिली थी। अबे सुअरो, 10 वाली कॉपी दे रहे हो, हालांकि सम्मान सम्मान है, बट फिर भी 10 वाली कॉपी, मेरे को 10 रुपए खुले दे देते यार, मैं कुछ खा लेता। कॉपी मेरे पास पड़ी थी ना, क्योंकि समझे, खाली कॉपी बहुत सारी थी मेरे पास, पतली सी कॉपी दे दी उन्होंने, डेल्टा की 10 वाली। यार खुले देते करो पैसे, ऐसा बुरा लगता है जी। क्लियर। तो ये बात ध्यान रखना। लेकिन नेहरू, मोदी जी आए भी, कौन आए? मोदी जी। मोदी जी ने कहा अरे नेहरू जी, तुमने 26 नवंबर को संविधान जिस दिन बना, बात समझ गए नहीं समझ गए, उस दिन लागू ना करके 26 जनवरी 1950 को तो लागू कर दिया, बट ये दिन तो हम भूल गए कि 26 नवंबर को संविधान बना था, बस इतना ही पता है हमें। तो मोदी जी ने कहा नहीं भाई, हम 26 नवंबर को भी याद करेंगे। तो मोदी जी ने क्या करा? 26 नवंबर को घोषणा कर दी कि आज से हम 26 नवंबर को क्या बनाएंगे? संविधान दिवस के रूप रहेंगे। तो बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन डे क्या होता है हमारा? 26 नवंबर होता है। समझ गए? तो 26 नवंबर को हम क्या बनाते हैं? संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे। ये घोषणा किसने की थी? नरेंद्र मोदी ने। क्लियर है ना? कुछ तो अच्छा करता है, बाकी कुछ नहीं अच्छा करता। समझ गए? 26 समझ आ गया यहाँ पे। और संविधान की बैठकें वगैरह क्लियर हो गई। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हमारी संविधान सभा की जब अंतिम बैठक हुई, क्या हुई? जब संविधान सभा की अंतिम बैठक, बात समझ गए? क्लियर। उस अंतिम बैठक में हमारी संविधान सभा के कितने लोगों ने भाग लिया था? तो अंतिम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया? ध्यान रखना, हमारी संविधान सभा की अंतिम बैठक के अंदर 284 लोगों ने भाग लिया था। कितने लोगों ने? 284 लोगों ने। मैं बच्चों को याद करने के लिए क्लास में ट्रिक पढ़ा देता हूँ कि 284 लोग क्यों आए थे। ध्यान रखना, अब्सेंट कितने? 15 लोग, क्योंकि 299 लोग बचे थे। अभी मत सोचना कि हमारे संविधान में भी 389 लोग हैं, क्योंकि बंटवारे के बाद कितने बचे हैं? 299। यही लोग संविधान बना रहे हैं हमारा, बाकी तो अब जा चुके हैं सिमरन की तरह। इसकी तरह, सिमरन की तरह। इन लोगों ने हमारे संविधान को बनाया। जब संविधान बन गया
284 लोगों ने संविधान के अंतिम पेज पर क्या किए, साइन। ध्यान रखना, इन लोगों के हमारे संविधान के अंतिम पेज पर क्या है, साइन है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर। 15 लोगों के साइन नहीं है, और मैंने याद करने के बच्चों को बता रखा था कि 15 लोग अब्सेंट थे। ऐसे याद कर लेना कि 15 संविधान सभा के अंदर महिलाएं थी और वो मेकअप कर रही थी, वो आ नहीं पाई, है ना, सुबह सुबह हो सकता है साइन हुआ हो, ठीक है। तो 15 लोग क्या थे, अब्सेंट थे। अब यहाँ पर आपको हमारी संविधान सभा की कंप्लीट क्या मिल गई, जानकारी मिल गई। अब अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा और आगे पढ़ना है आपको, डिटेल में समझते हुए चलना है, समस्त जानकारी आप पढ़ते हुए चलना। संविधान सभा यहाँ तक क्लियर हुई। अब सुनो आगे की बात, तीनों बैठक पढ़ ली हमने, अब हम चलते हैं टॉपिक पे, समझ गए। वो है हमारी संविधान सभा के अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, प्रारूप समिति। क्या है, प्रारूप समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी। मैंने कमेंट पढ़ा था पहली वीडियो के अंदर, है ना, जो पहली वीडियो पार्ट 1 डाला, उसके अंदर एक लड़की ने कमेंट किया था कि सर आपने कहा कि हमारा संविधान जो है वो प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा ने लिखा, बट हमें तो बता रखा है कि हमारा जो संविधान है वो लिखा था भीमराव अंबेडकर जी ने। अभी आपका कुछ देर बाद ये सारा भ्रम दूर हो जाएगा, जो डाउट उस बच्चे का था वो डाउट मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं। देखो मैं आपको समझाता हूं, हमारे संविधान सभा के अंदर बात समझ गए नहीं समझ गए, सबसे महत्वपूर्ण अगर मैं योगदान कहूं, सबसे महत्वपूर्ण रोल कहूं, समझ गए, वो किसका था, भीमराव अंबेडकर का, क्योंकि उनके ऊपर संविधान सभा की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी, और नो डाउट उनकी योग्यता के आधार पर उनको वो काम दिया गया था, उन्होंने बखूबी बहुत अच्छे से निभाया। इसीलिए हमारे भारत के संविधान का जनक कहते हैं भीमराव अंबेडकर को। बट आप सोचो, एक बार दिमाग सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, क्या भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान अकेले बनाया था? भाई जितना भीमराव अंबेडकर जी संविधान बनाने के लिए, बात समझ गए नहीं समझ गए, बधाई के पात्र हैं, उतना वो 299 लोग भी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने संविधान सभा के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चाहे छोटे लेवल निभाई हो चाहे बड़े लेवल पर। क्योंकि मैंने कहा मैच 11 लोग खेलते हैं, बट जो उसके पीछे कप्तान है, उसके पीछे जो कोच है, बात समझ गए नहीं समझ गए, क्लियर, तो वो सब लोग जिन्होंने उसको मैनेज किया था वो सब भी बधाई के उतने ही पात्र हैं। बट मैंने कहा ना, ट्रॉफी और नाम तो बस किसको मिलेगा, मेन को ही मिलेगा, समझ गए। तो 299 लोग, इन सब ने हमारा संविधान बनाया और हर किसी का बराबर योगदान था। बट ज्यादा योगदान किसका था, महत्वपूर्ण योगदान किसका था, समझ गए, वो था भीमराव अंबेडकर जी का, क्योंकि वो पूरी संविधान सभा के अंदर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे योग्यता वाले थे, सबसे पढ़े लिखे जिसे आप कह सकते हो ना, और वो सबका जवाब अकेले दिया करते थे, समझ गए नहीं समझ गए। और उनके पास जो सबसे महत्वपूर्ण काम था वो था प्रारूप समिति का, ड्राफ्टिंग कमेटी, समझो। तो हमारे संविधान के जनक कहते हैं किसको, भीमराव अंबेडकर जी को। भाई नो डाउट सम्मान योग्य है भाई, इनसे तो भाई आप समझो, पढ़े लिखे व्यक्ति को इनकी तो भाई साहब समझ नहीं समझ रहे हो, आइडियल होना चाहिए हर किसी पढ़े लिखे व्यक्ति का। नहीं तो आप इनको एक बार फॉलो कर लो, 50% 25% भी अगर आप इनके जैसे बन गए ना, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, समझ गए नहीं समझ गए। तो भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का जनक कहते हैं, क्या कहते हैं, जनक, वो हमारे संविधान के जनक है। बट भीमराव अंबेडकर जी ने हमारा संविधान नहीं लिखा, मैंने कहा था हमारा संविधान जो लिखा है वो लिखा है हाथ से प्रेम बिहारी नारायण राय जाते ने, उन्होंने संविधान लिखा है, लिखा मतलब राइटिंग की है, समझ गए। हमारा संविधान बनाया किसने है, संविधान सभा ने। और संविधान में क्या चीज कहां लिखी जाएगी, कितने भाग होंगे, कितने आर्टिकल होंगे, ये किसने बताया था, भीमराव अंबेडकर और इनके पूरे टीम ने, इसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। आप समझे, लॉजिक समझाया। तो अगर मैं कहूं संविधान का जनक किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे संविधान का जनक कहते हैं भीमराव अंबेडकर को। बट इन्होंने संविधान लिखा नहीं, लिखा अपने हाथ से किसने था, वो लिखा था प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने, इंग्लिश भाषा में। हिंदी में लिखा था बसंत कृष्ण वैद ने, समझ आया, क्लियर। तो पूछो संविधान किसने लिखा, तो आपका आंसर होगा प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। हिंदी में किसने लिखा, बसंत कृष्ण वैद ने। संविधान बनाया किसने, तो आपका आंसर भीमराव अंबेडकर नहीं होगा भाई, समझ आया कि नहीं आया, क्या आंसर होगा, संविधान सभा ने, क्योंकि संविधान सभा ने संविधान बनाया भाई, भीमराव अंबेडकर जी ने अकेले थोड़ी बनाया था। हाँ, संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है, समझ आया, वो डाउट क्लियर होगा मेरे ध्यान आपका, समझ गए। कोई भी डाउट हो आपका आप कमेंट कर दिया करो कि सर ये डाउट है, कोई क्वेश्चन भी हो ना डाउट हो कमेंट कर दिया करो, मैं उसका आंसर भी ले आऊंगा, ठीक है, शॉर्ट वीडियो में, 1-2 वीडियो में, मतलब उसका आंसर बता दूंगा, बट डाउट मत रखना मन के अंदर, समझ गए नहीं समझ गए। और मैंने क्या बोला, प्रारूप समिति जो है, बात समझ गए, वो संविधान का क्या है, पूरा एक मतलब स्ट्रक्चर तैयार करेगी। अभी समझते हैं प्रारूप समिति को। देखो हमारी जो संविधान सभा दिखा दी, जो हमारी संविधान सभा, यहाँ पर अभी आपको कंप्लीट समझ आ जाएगा। देखो हमारा टॉपिक क्या है, प्रारूप समिति, समझ गए, ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं इसको। इसके 3 नाम है, या तो आपको लिखा मिलेगा प्रारूप समिति, या लिखा मिलेगा मसौदा समिति, या लिखा मिलेगा ड्राफ्टिंग कमेटी। इंग्लिश में देखिए बेटा ड्राफ्टिंग कमेटी, हिंदी में क्या है, या तो प्रारूप लिखा मिलेगा, प्रारूप मतलब स्ट्रक्चर, मसौदा मतलब भी क्या होता है, स्ट्रक्चर ही होता है, ठीक है ना, क्लियर, सुनना ध्यान से।
देखो सबसे पहली बात मैंने बताया, जो हमारी संविधान सभा थी, क्या थी जो हमारी संविधान सभा, ये कलर दिख रहा है ना आप लोगों को भाई, या पेन चेंज करूं, देख लो एक बारी, हाँ, दिख रहा है बढ़िया। चलो थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं ना, इस वाले पेन को ले लेते हैं। चलो हाँ देखो, जो हमारी क्या है संविधान सभा, बात समझ गए। अब जो हमारी संविधान सभा थी, ध्यान सुनना, इस संविधान सभा के अंदर मेंबर कितने हैं, 299। शुरू में कितने थे, 380। नहीं, समझ गए नहीं समझ गए। तो संविधान सभा के अंदर जो हमारे 389 मेंबर थे, बाद में जो 299 बचे, बात समझ गए, उनमें हर किसी का अपना अपना काम था, समझ गए। जैसे मान लीजिए 4 लोगों को पेयर बनाया कि सुनो भाई तुम जो 4 लोग हो, तुम्हारा काम है हमारे संविधान के ऊपर रिसर्च करना कि हमारे संविधान में कोई त्रुटि तो नहीं है। तुम 4 लोग सुनो भाई, तुम लोगों का काम है मौलिक अधिकारों पर काम करना। सुनो भाई तुम 5 लोग, तुम्हारा काम है बीपीएससी के ऊपर काम करना। तुम समानता के ऊपर काम बताओ मुझे। तुम एक काम करो, 25-30 लोग इकट्ठे करें, उनको बोले तुम अलग अलग देश जाओ, उन देशों के संविधानों को स्टडी करो, उन देशों के संविधानों को स्टडी कर वहां से जो अच्छी बातें लग रही है वो लेकर आओ। समझ गए नहीं समझ गए। तो ऐसे हमने मल्टीपल कामों के लिए मल्टीपल टीमें बना दी। क्या बना दी, टीम, कि जिसमें 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग, ऐसे करके, समझ गए। किसी में 4 लोग, किसी में 2 है, किसी में 3 है, ऐसे कर हमने मेंबरों को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया। क्या बांट दिया, ग्रुप में। तो इसी को बोलते हैं समिति। तो हमारे संविधान सभा के अंदर 22 समितियां बनाई। क्या बनाई हमने, 22 समितियां। समझ आया, यानी कि कितनी कमेटियां बनाई, तो आप बोलोगे हमारे संविधान सभा के अंदर हमने 22 समितियां बनाई, यानी कि 22 कमेटी बनाई। ये 22 कमेटियां जो थी, इनमें से 8 जो थी बड़ी थी। इन 22 में से 8 जो थी वो क्या थी, बड़ी। बड़ी मतलब इन 22 समितियों में से 8 समितियां जो थी वो बड़ी थी। बड़ी मतलब है भाई वो इंपॉर्टेंट थी। समझ गए नहीं समझ गए। और इन 22 में से 14 समिति जो थी वो छोटी थी। छोटी मतलब उनके लिए काम थोड़ा नॉर्मल था, और उसमें सदस्य भी क्या थे, नॉर्मल। संविधान सभा के अंदर सबसे बड़ी समिति जो थी वो थी ड्राफ्टिंग समिति। इसमें कुल मेंबर कितने थे, 7 मेंबर। कितने मेंबर थे इसमें, 7। समझ गए। तो प्रारूप समिति सबसे बड़ी थी। और ये जो 22 समितियां संविधान सभा के अंदर बनाई गई, कितनी, 22, इसमें 8 क्या थी, बड़ी, और 14 क्या थी, छोटी। अब जब आप यूपीएससी पढ़ोगे, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे, तो उसमें आपको 14 तो नहीं पढ़नी, उसमें ये 8 पढ़नी होती है। यूपीएससी की तैयारी करोगे तो भाई 22 की 22 पढ़नी पड़ेगी। लेकिन आप अभी 11वीं क्लास में हो, तो आपको इन 22 में से जो 8 है, उन 8 में से एक पढ़नी है जो बड़ी है, और वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो समिति कौन सी आपकी, समझ गए। इन 8 जो है, इन 8 में से आपको एक पढ़नी है, और वो एक कौन सी है आपकी, वो एक है प्रारूप समिति। आप समझ आई मेरी बात आप लोगों को, क्या है, प्रारूप समिति। और जो ये प्रारूप समिति है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या बोलते हैं इसी को हम, ड्राफ्टिंग कमेटी। अब जो ये प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी है, इसके अंदर कुल कितने मेंबर थे, ध्यान रखना, इसके अंदर टोटल मेंबर थे 7। कितने मेंबर थे इसके अंदर, 7 मेंबर थे। इन 7 मेंबर जो थे, इन 7 मेंबरों में जो हेड था, इस प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष थे, उनका नाम था भीमराव अंबेडकर। क्या नाम था उनका, भीमराव अंबेडकर। क्लियर है, बात समझ गए नहीं समझ गए। तो इन प्रारूप समिति में जो अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अंबेडकर, और इनके अलावा 6 लोग और थे। समझ गए, जो आप देख पा रहे हो वहां पे। जैसे भीमराव अंबेडकर क्या है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। क्या है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। समझ गए। उसके बाद के एम मुंशी थे। समझ गए। उसके बाद मोहम्मद सादुल्ला थे। अल्लादी कृष्ण रामा स्वामी अय्यर थे। बात समझ गए नहीं समझ गए। एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, और एन माधवन राव थे, और टीटी कृष्णमाचारी थे। बात समझ गए, क्लियर है। ये 1 कितने लोग थे, 1 जो अध्यक्ष हैं, और ये क्या है 2, और ये है 3, और ये है 4, और ये है 5, और ये है 6। 1 2 3 4 5, हाँ यहां से लिखते हैं ना, फिर 5, और फिर ये 6, और टोटल 7। तो बताओ प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे, टोटल 7। अब आप बोलोगे भैया ये क्या बताओ, आप बोल रहे हो 7 मेंबर है, फिर इनकी फोटो क्यों लगा दी तुमने। भैया मैं क्या करूँ यार, मैंने जहां से गूगल से उठाई है ना फोटो, गूगल पे इनकी फोटो लगी हुई थी। अब मैंने कहा क्यों हटाऊं भाई, संविधान सभा के मेंबर है, मेरा कोई रख नहीं बनता इनको हटाने का। बात समझे नहीं समझे, क्लियर। तो ये एक्चुअली में कौन के बारे में समझ लो, ये हमारी संविधान के सलाहकार है। क्या है, संविधान के सलाहकार। ये हमारी संविधान सभा के सलाहकार थे। क्या थे ये, सलाहकार यानी कि एडवाइजर थे। अब इनका भी काम बहुत महत्वपूर्ण है भाई, ध्यान रखना। हमारी संविधान सभा के अंदर सलाहकार, जो सलाहकार नहीं भाई, सलाहकार, क्या थे, सलाहकार। मेरी हिंदी बड़ी अच्छी है, बहुत गलत लिखता हूं मैं। सलाहकार थे। सलाहकार मतलब कि हमारे संविधान को लेकर जो भी सलाह वगैरह होगी, कोई एडवाइस वगैरह देनी है, समझ गए कि सर ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे कर लो, ये कौन कर रहे थे, बी एन राव। एक और व्यक्ति थे, ध्यान रखना,
बात समझ गए नहीं समझ गए? ये BN राव है, बात समझ गए? और एक और थे SN मुखर्जी, वो भी बहुत अच्छा काम निभा रहे थे। उनका काम था हमारे संविधान सभा के अंदर जटिल से जटिल चीजों को समझाना। जैसे मान लीजिए नेहरू जी कोई चीज लेकर आए कि यार गणराज्य जो है वो हम संविधान के अंदर लेकर आएंगे। आधे बंदे कह रहे सर जी ये गणराज्य क्या होता है, इसके बारे में हमारे को समझाओ भाई, पहले गणराज्य का मतलब क्या है। तो उनको समझाते थे, एक्सप्लेन करते थे कि बेटा गणराज्य ये है, इसके बारे में समझो, वो ये कहना चाह रहे हैं, समझे? जैसे होता नहीं है गोलमाल मूवी के अंदर होता है वो जो गूंगा होता है, उसको एक बंदा होता है, नहीं समझे, जो उसको ट्रांसलेट करता है कि ये बोलना चाह रहा है, समझे नहीं समझे? तो SN मुखर्जी जो थे उन्होंने कठिन से कठिन बातों को बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया था पूरी संविधान सभा के अंदर। कोई कुछ बात कह रहा है तो उसको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने का काम किसने किया? SN मुखर्जी। तो भाई बहुत सारे लोग संविधान सभा के अंदर, हर किसी ने बहुत अच्छा अच्छा रोल निभाया, समझ गए? अपना अपना सबका योगदान था। तो ये सब सातों लोग मिलकर क्या बनाएंगे? प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, समझ गए? अब समझ आया? तो हमारे संविधान में ड्राफ्टिंग कमेटी का बेसिकली काम क्या है? यही ड्राफ्टिंग कमेटी जिसने बताया था कि हमारा संविधान कैसा होगा, समझ गए? जैसे मैं आपसे कहता हूं ना कि हमारे संविधान के अंदर 22 भाग है। कितने भाग है? 22 भाग। हमारे संविधान के अंदर कितने आर्टिकल है? 395 आर्टिकल, यानी कि अनुच्छेद है। और 8 क्या थी? अनुसूचियां। क्या थी? 8 अनुसूचियां, यानी कि शेड्यूल। ये किसने डिसाइड किया था कि भैया हमारे संविधान में 22 भाग होंगे, 395 आर्टिकल होंगे, 8 अनुसूचियां होंगी, और 22 भाग में पहले भाग में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा, मौलिक अधिकार कहां लिखे होंगे, कैसे लिखे होंगे, पहला मौलिक अधिकार कौन सा होगा, दूसरा मौलिक अधिकार कौन सा होगा। तो ये सब किसने किया था? ये सब किया था इसी प्रारूप समिति ने, समझ गए? तो पूरा जो संविधान आप देख रहे हो ये बनाया हुआ किसका है? स्ट्रक्चर किसका बनाया हुआ है? प्रारूप समिति का, समझ गए? जैसे मैं क्या कह रहा हूं कि ताजमहल जो है वो बनाने का आदेश किसने दिया? शाहजहां ने। बट ताजमहल जो है उसका स्ट्रक्चर किसी और ने बनाया, इंजीनियर ने। और ताजमहल को बनाने के लिए कौन लगे? मजदूर। अब देखो 3 लोग हैं, एक ने आदेश दिया, एक ने उसका स्ट्रक्चर बनाया, और एक जिन्होंने उसको बनाया, समझ गए? देखो बिना आदेश के तो बन नहीं सकता, बिना इंजीनियर के भी नहीं बन सकता, और बिना मजदूरों के भी नहीं बन सकता। तो सबका योगदान ही योगदान है, समझ आया? अब अगर मान लो मैं किसी इंजीनियर को ले आऊं, वो नक्शा ही बनाकर दे दे मुझे, तो क्या मेरा घर बन जाएगा? नक्शे में थोड़ी जाऊंगा। अब मुझे मजदूर चाहिए, लेबर चाहिए, जिससे मैं घर बनवाऊंगा, और फिर मुझे पैसा चाहिए एकदम ही, तो मैं खुद इंजीनियर है, मजदूर है, बट घर बनाने वाला नहीं है, तो ये दोनों किसी काम के हैं? बनाने वाला है जिसको बनवाना है, और मजदूर है, बट मजदूर को समझ ही नहीं आ रहा बनाना क्या है, समझ आया? तो सबका रोल है। तो इसीलिए संविधान का जनक किसे कहते हैं? भीमराव अम्बेडकर को। क्योंकि जो आप संविधान देख रहे हो ना, कि ये चीजें लिखी पड़ी हैं, ये सब किसने डिसाइड किया था? इसी प्रारूप समिति ने, जिसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। इसीलिए इनको संविधान का जनक कहते हैं जनक। लेकिन जैसे मान लीजिए भीमराव अम्बेडकर ने कह दिया, भाई सुन, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा संविधान का भाग 1 होगा और इसमें ये चीजें लिख दे, समझ गए? तो उन्होंने लिख दिया, समझ रहे हो? ये बता रहे हैं क्या लिखना है, और वो लिख रहे हैं। उनका काम सिर्फ लिखना है, इनका प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा का, समझ गए नहीं समझ गए? वो लिख रहे हैं सिर्फ। कहां लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये डिसाइड किसने किया? प्रारूप समिति ने। और क्या है, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, किसको शामिल करना है, किसको नहीं करना है, समानता सुंदरता, ये बहस कहां हुई? संविधान सभा में, कि सर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है, समझ गए? अब एक एग्जाम्पल के साथ समझो। मान लीजिए हमारे संविधान सभा में बैठक चल रही है, और बैठक में सब लोग बहस कर रहे हैं कि मौलिक अधिकार 12 होने चाहिए, 25 होने चाहिए, 5 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, 6 होने चाहिए। और एट देन सब लोगों ने कन्वीनियंस किया और कहा कि हमारे देश में मौलिक अधिकार होंगे 7। समझ गए नहीं? अभी 6 हैं, पहले 7 थे, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं आपको, इसके बाद हम अधिकारी पढ़ेंगे, ठीक है? तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई 7 मौलिक अधिकार होंगे, और ये मौलिक अधिकार होंगे, ठीक है? तो वहां पूरी बहस हो गई, फाइनल हो गई, 7 मौलिक अधिकार होंगे। अब वो मौलिक अधिकार की पूरी लिस्ट आ गई इनके पास। अब इनका काम क्या है? ये डिसाइड करना कि मौलिक अधिकार किस भाग में कहां लिखे जाएंगे और कैसे लिखे जाएंगे, पहले कौन होगा, दूसरे कौन होगा, तीसरा कौन होगा, चौथा कौन होगा, कैसे लिखे जाएंगे, सब किसका था? प्रारूप समिति का। और भी बहुत सारे का, अच्छा ध्यान रखना, भीमराव अम्बेडकर केवल एक ही समिति के अध्यक्ष नहीं थे, इनका और भी जगह पर बहुत सारा पार्टिसिपेशन था, समझ गए? एक ही व्यक्ति कई समितियों का मेंबर भी हो सकता है, समझ गए? जैसे मान लो मैं यहाँ पे अध्यक्ष हूँ, वहां पर मैं मेंबर हूँ, या वहां भी कोई काम कर रहा हूँ, समझ रहे हो? ऐसा था। तो महत्वपूर्ण योगदान था भाई इनका, ये तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ ना भाई, ठीक? लेकिन संविधान जब पूछेगा ना बनाया किसने, संविधान सभा आंसर होगा आपका, ठीक है? लॉजिक के साथ। तो इस तरह प्रारूप समिति ने, तो प्रारूप समिति ने कितने ड्राफ्ट बनाए थे भाई? पहली बार हमारे संविधान का एक ड्राफ्ट बना होगा कि सर ये लो संविधान बनकर रेडी है, ये लो रेडी। तो संविधान प्रारूप समिति ने पहला ड्राफ्ट बनाया, क्या बनाया? पहला ड्राफ्ट, और ये पेश हुआ। फिर लोगों ने कहा अरे सर थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है, ये चीज वहां करो, वो चीज यहाँ करो, इधर करो, उधर करो, फलाना ढिमकाना, इतने भाग उतने भाग उतने भाग। पहला ड्राफ्ट जो था वो फेल हुआ। फिर दूसरा ड्राफ्ट पेश किया, सर थोड़ा थोड़ा बस थोड़ा सा, सर इसको उधर करो, उधर करो, उधर करो, समझ आया? तीसरा ड्राफ्ट जो आया था वो लास्ट फाइनल ड्राफ्ट था, और इसे पास कर लिया गया। और यही तीसरा ड्राफ्ट है, समझ आ गया कि नहीं आ गया? जो आप कहते हो कि 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 क्या है?
सोचिए, समझ गए। तो उन्होंने 3 ड्राफ्ट बनाए थे, कितने ड्राफ्ट बनाए थे? 3। 3 ड्राफ्ट का मतलब समझ गए, जैसे मान लो एक इंजीनियर था, उससे आपने बोला मुझे घर बना के दे, उसने एक नक्शा बना के दिया, ये लो सर ऐसा घर होगा आपका, आपने कहा मजा नहीं आ रहा, इसमें थोड़ा सा चेंज कर, उनने फिर दोबारा बनाया, कहा सर अब की बार देखो तुम कितना जेन्युइन बनेगा, ले मजा नहीं आ रहा, दूसरा बना, हमने कहा सर क्या ही दिक्कत है तेरे खजली, ने तीसरा बना के दिया, हाँ ये बढ़िया, ओके डन, फाइनल, तीसरे ड्राफ्ट बताओ पास हो गया, समझ गए। ये पेश हुआ था 1948 में, तीसरा ड्राफ्ट कब पेश हुआ था? 1948 में, इसको पास कर लिया गया था। आई थिंक आपको प्रारूप समिति भी समझ में आई होगी कि एक्चुअली प्रारूप समिति क्या थी, समझ रहे हो। अब चलते हैं हम लास्ट टॉपिक हमारे इस क्लास का, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में अधिकार, हम उसमें मौलिक अधिकार, डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्यों को समझेंगे। क्लियर है? समझ की वीडियो ज्यादा लंबी तो नहीं हो रही है? अभी ठीक है 10 मिनट, हाँ अभी तो चल जाएगी। चलो भाई नेक्स्ट, विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान, समझ रहे हो। जो नेक्स्ट टॉपिक यानी कि सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहली बात आपको पता होगा कि जो हमारा संविधान है उसको कई लोग बोलते हैं कि हमारा संविधान उधार का थैला है, समझ गए नहीं समझ गए, या फिर हमारा संविधान जो है वो हमने देख कर बनाया है। भाई देखो एक बात समझो, हमने अपने संविधान को बनाने के लिए कई सारे देशों के संविधानों से हिंट लिए, उनसे कुछ प्रावधानों को भी हमने शामिल किया, बट क्या हमने कंप्लीट किया? क्या हमने डिक्टो उठाकर पटका है क्या? नहीं भाई, हमने वहां से एक आइडिया लिया, हमने वहां से एक तरीका समझा कि हाँ भाई ऐसी चीजें हमारे देश में भी होनी चाहिए, पर डिक्टो थोड़ी लिया है भाई, हमने उस पर पूरा काम किया, उसमें अपनी चीजें ऐड करी, समझ गए नहीं समझ गए। बिल्कुल डिक्टो उठाकर पटक देना, मैं कहता तो हाँ भाई हमारा संविधान कॉपी पेस्ट है, या बिल्कुल हमने कॉपी ही कर दिया, उधार का थैला मान लूंगा, लेकिन मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक डिक्टो हो, समझ गए। अब डिक्टो है ही नहीं हमारा संविधान। हमारा संविधान देखो, हमने अमेरिका से जो चीजें हमें अच्छी लगी, मौलिक अधिकार अच्छे लगे, हमने ले लिए, अमेरिका में लगाया उपराष्ट्रपति का पद, अच्छा लग रहा है, आ जाओ भाई, सुप्रीम कोर्ट की पावर, आ जाओ भाई, तो हमने वहां से हमें जो चीजें अच्छी लगी हमने अपने संविधान के अंदर शामिल कर लिया। ब्रिटेन से हमें बहुत सारी चीजें अच्छी लगी, हमने वहां से कुछ चीजें शामिल कर ली, उनसे कुछ सीखा हमने, कनाडा से अच्छी लगी, जापान से अच्छी लगी, उधर हमारे को, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस से, जर्मनी से, समझ गए। तो जिस जिस देश के संविधान को हमने देखा और हमें जो जो बातें वहां से अच्छी लगी उसको शामिल कर लिया, और जरूरी नहीं हमने हर संविधान से शामिल ही किया। मैं आपको बता दूं ध्यान से कि हमने अपने संविधान को बनाने के लिए, किसको बनाने के लिए? अपने संविधान को बनाने के लिए 60 देशों के संविधान को स्टडी किया था। कितने देशों के संविधान को? दंगना, हमने 60 देशों के संविधान को क्या किया था? स्टडी किया। कितने देशों के? 60 देशों के संविधान को स्टडी किया, और स्टडी कर कर उनमें से कई देशों के संविधानों से हमें जो अच्छी बातें लगी उनको अपने संविधान में शामिल कर लिया। वहां से एक आइडिया ले लिया हमने कि भाई ऐसा हमारे भी संविधान में होना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ हमने जो जो कुछ कुछ चीजें हैं वो किस किस देश के संविधान से ली, समझ गए। तो आपसे 60 देश तो आपको याद भी नहीं करने, 10-12 हम मुझे याद है, लेकिन आपके 11th क्लास में सिर्फ 5 ही आपसे पूछता है वो, समझ गए नहीं समझ गए? क्लियर? बाकी बताने को बोलोगे तो मैं बाकी बता दूंगा। आपके जो बुक है और जो आपका कह सकते हो सिलेबस है उसमें सिर्फ 5 देशों से पूछता है कि भाई बताओ इन 5 देशों से हमने क्या क्या लिया था। वो 5 देश कौन है? जिसमें एक पहला है ब्रिटेन, समझ गए। देखो सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताई, ब्रिटेन से तो भैया हमने बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहला हमने देश को चलाने का तरीका भी कहां सीखा? ब्रिटेन से। संसद का हमने आइडिया कहां से लिया? ब्रिटेन से। कानून बनाने वाला सिस्टम जो है पूरा हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से। इलेक्शन का मेथड भी कहां से लिया हमने? ब्रिटेन से, समझ गए। तो बहुत कुछ लिया ब्रिटेन से। तो सार्वधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, आपको पता है हमारे देश में थर्ड चैप्टर पढ़ाऊंगा इलेक्शन। इलेक्शन में जब वोट डलते हैं, जिसको भी ज्यादा वोट मिलते हैं, चाहे वो एक मिले चाहे दो ज्यादा मिले चाहे कितना भी ज्यादा मिले, बस ज्यादा मिलना चाहिए, चाहे एक ही मिले, ये वाला तरीका हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से, समझ गए। मतलब जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा, ये मेथड हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से। सरकार का संसदीय स्वरूप यानी कि जो हमारी संसद है वो हमने कहां से ली? ब्रिटेन से। इनफैक्ट मैंने बताया भी था आपको हमारी संसद तो ब्रिटेन की थी, अब हमने बनाई है नई संसद, 2025 में बनी है हमारी, 24 के अंदर बनी है नई संसद, समझ गए। मोदी जी ने बनाया, ठीक है। अब तक हम जो है देश को किससे डालते हैं? अंग्रेजों की बनाई हुई संसद से, ठीक। आज भी हमारे जो यहाँ पर राष्ट्रपति जी रहते हैं उसको बोलते हैं राष्ट्रपति भवन, वो एक्चुअली में अंग्रेजों का बनाया हुआ था, उसका नाम था वायसराय हाउस। बात समझ गए। कानून के शासन का विचार भी हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया, कि कैसे हम देश को कानून के माध्यम से चलाएंगे। मैंने पढ़ाया था ना गुलामी से, ये तो शुरुआत में समझाया था मैंने आपको। विधायिका में, विधायिका मतलब संसद, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी कानून निर्माण की विधि, ये हमने कहां से ली? ब्रिटेन से। कानून कैसे बनेगा, ये हमने ब्रिटेन से लिया। अध्यक्ष का पद समझ गए ना, हमारी लोकसभा राज्यसभा जो है उसमें अध्यक्ष होते हैं, एक में बोलते हैं सभापति, एक में बोलते हैं अध्यक्ष, समझ गए नहीं समझ गए? क्लियर? कमेंट करके बताना लोकसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में और राज्यसभा के कौन है। हालांकि राज्यसभा के जो अध्यक्ष थे जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बताना आपको, उपराष्ट्रपति।
विधायिका में अध्यक्ष का ये सारा मेथड हमने कहां से लिया, ब्रिटेन से लिया, समझ गए, क्लियर है। और इसके बाद अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए, अमेरिका के संविधान से। संविधान की प्रस्तावना का विचार हमने कहां से लिया, ध्यान रखना, अमेरिका के संविधान से। संविधान की प्रस्तावना, कौन प्रस्तावना, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश की थी, वो आइडिया भी उन्होंने कहां से लिया था, अमेरिका से लिया था। भाई हम भी प्रस्तावना बनाएंगे संविधान के अंदर, समझ गए, क्लियर है। न्यायिक पुनर्अवलोकना की शक्ति हमने कहां से ली, ब्रिटेन से, सॉरी अमेरिका से। न्यायिक पुनर्अवलोकना मतलब कि सुप्रीम कोर्ट या हमारे भारत में जो न्यायालय है वो अपने फैसलों की जांच कर सकता है। मतलब कोर्ट ने कोई फैसला दिया, फिर वो अपने फैसले की भी क्या कर सकता है, दोबारा जांच कर सकता है, रीओपन कर सकता है केस को, नहीं समझे, क्लियर है, अपने डिसीजन को वापस ले सकता है। या फिर आपको एक बात पता होगी कि संसद जो भी कानून बनाती है उस कानून की भी जांच कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट की, सही है गलत है, ये सब वाली ये सारी व्यवस्था हमने कहां से ली, अमेरिका से। न्यायपालिका की सुंदरता, आपको पता है हमारे देश में न्यायपालिका है और स्वतंत्र है, उसमें किसी की रोक टोक नहीं है, वो फ्री है अपनी तरफ में, वो अपने आप में पावरफुल है, बात समझ गए। ये पावर हमने कहां से ली, अमेरिका से, समझ गए नहीं समझ गए। और उपराष्ट्रपति का पद, ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया हमने, अमेरिका से, ध्यान रखना। जो हमने वाइस प्रेसिडेंट है ना, यानी कि उपराष्ट्रपति, ये हमने कहां से लिया है, अमेरिका के संविधान से। लेकिन अगर मैं पूछूं राष्ट्रपति का पद कहां से लिया है, कि हमारे देश में जो राष्ट्रपति है ये लिया हमने ब्रिटेन से। राष्ट्रपति की पावर हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से, पद वगैरह स्थिति। और उपराष्ट्रपति का कहां से लिया है, अमेरिका से, समझ आ गई, क्लियर है, ये बात ध्यान रखना, क्लियर। तो ये हमने कहां से लिया, अमेरिका से। क्या क्या लिया है, मौलिक अधिकार, ठीक, उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनर्अवलोकना की शक्ति और न्यायपालिका की सुंदरता, चार चीजें। और ब्रिटेन से क्या लिया, समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो फ्रांस से। अब होता है हमारे देश में आपको सुंदरता मिली है, समानता मिली है और बंधुत्व यानी कि भाईचारा, ये हमने कहां से लिया, फ्रांस के संविधान से। कहां से लिया, फ्रांस के संविधान से। आयरलैंड जो है उसके संविधान से हमने क्या लिया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बात समझ गए, क्लियर, जो किसमें लिखे हैं, भाग 4 में, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे इनको, भाग 4 में। इसी को बोलते हैं डीपीएसपी, क्या बोलते हैं, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने कहां से लिया, आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा के अंदर मनोनीत सदस्यों की संख्या कहां से ली, हमने ये आयरलैंड से लिया। आपको पता है हमारी राज्यसभा है, क्या है हमारी राज्यसभा, राज्यसभा के अंदर, बात समझ गए, जो मेंबर है 250, क्या है मेंबर 250, इन 250 में से 12 जो मेंबर है वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं विदाउट इलेक्शन। किसके द्वारा चुने जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, इनको बोलते हैं नॉमिनेशन या फिर मनोनीत। तो हमारे संविधान के अंदर हम जो 12 लोगों को राज्यसभा के अंदर बिना इलेक्शन के राष्ट्रपति अपनी मर्जी से उनके भेजते हैं, उनको बोलते हैं मनोनीत। और ये हमने मेथड कहां से लिया है, आयरलैंड के संविधान से। और कनाडा से हमने क्या लिया है, अर्ध संघात्मक सरकार, कि हमारे देश में राष्ट्रपति होंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री जी होंगे, समझ आया, और ये होंगे देश के हेड और ये होंगे सरकार के हेड, समझ गए। ये वाला मेथड हमने कहां से लिया है, कनाडा से। और केंद्र मजबूत होगा, हमारे देश में आपको पता है केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकार है और इनके नीचे होती है लोकल गवर्नमेंट। केंद्र हमारे देश में क्या है, सबसे पावरफुल, जो सब पे कंट्रोल करता है, समझ गए नहीं समझ गए। ये हमने अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां मतलब क्या होता है, इमरजेंसी पावर, कौन सी पावर, इमरजेंसी पावर, यानी कि आपातकाल, क्या है, आपातकाल के प्रावधान। आपातकाल भी हमने कहां से लिया है, ये लिया हमने कनाडा के संविधान से, समझ गए, आपातकाल नहीं आपातकाल, आपातकाल हमने कनाडा के संविधान से लिया है। और जो आपातकाल है वो लिखे हैं भाग 18 में, कहा लिखे हैं भाग 18 में। हमारे देश में कितने प्रकार के आपातकाल है, 3 प्रकार के, 352 में, 354 में और 356 में। आज समझ गए नहीं समझ गए, क्लियर है। और इस तरह बाकी की चीजों को हम नेक्स्ट चैप्टर में आगे पढ़ते रहेंगे। आपको संविधान वाले चैप्टर की पूरी नॉलेज मैंने आपको बता दी है। कोई भी अगर आपका डाउट, समस्या, खाज, खुजली, परेशानी हो, समझ गए, तो आप कमेंट में कर देना कि भैया ये वाली चीज समझ नहीं आई है या फिर ये वाला डाउट है, ये क्वेश्चन हमारे को समझ नहीं आया। मैं कह रहा हूँ आपको इस क्लास के बाद कुछ ऐसा रहेगा नहीं जो आपको समझ नहीं आएगा। आप अपना सपोर्ट मटेरियल, अपनी बुक, अपने क्वेश्चन आंसर करके देखना, प्रीवियस ईयर भी आपको सब में हेल्प मिलेगी और आप बहुत बेहतर करोगे। अब बात समझ गए नहीं समझ गए, क्लियर है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।